अब ये तो मैंने दिया था रियल लाइफ का एग्जांपल। अब मैं आपको मैथमेटिक्स में नियम कैसे बनाते हैं बच्चे, उस पर चर्चा। जैसे एक टीचर क्लास में आए और उन्होंने क्लास में आके कहा कि एक स्टेटमेंट लिख दी ब्लैक बोर्ड पे, किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त। लिख लो भाई, याद कर लो इसको। टीचर ने सबको याद करा। दूसरा टीचर क्लास में आए, उन्होंने, वो दूसरे सेक्शन को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या किया, चलो भाई बच्चों को गुना करनी पहले से आती। उन्होंने कहा भाई चलो भाई आज थोड़ी सी गुना की प्रैक्टिस करते हैं। तो अच्छा चलो ऐसे करो, तुम क्या 5 को 0 से गुना करो तो बताओ क्या आएगा। अब ये बच्चों को टीचर पहले से मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से बता चुके हैं। 5 गुना 0 यानी कि 5 गुना 1 का मतलब 5, 1 को 5 बार 1 जमा 1 जमा 1 5 बार 1 जोड़ दें, तो 5 गुना 0 का मतलब 0 जमा 0 5 बार लिख लिया तो वो 0 ही आएगी 5 बार जोड़। तो 5 गुना 0 0, ये बच्चे को पहले से क्लैरिटी आ चुकी। फिर उन्होंने 15 को 0 से गुना कराया, सॉरी 17 को 0 से गुनाया, तो 0 7 0 0 1 0 2 0 तो उत्तर 0। फिर अच्छा चलो सारे जने 374 को 0 से गुना करो। अब सबने 374 को 0 से गुना किया, 0 4 0 0 7 0 0 3 0 3 0 उत्तर 0। फिर उन्होंने एक 4 अंकों की संख्या को 0 से गुना कराया, फिर उन्होंने एक 7 अंकों की संख्या को 0 से गुना कराया। तो बच्चों ने सारे निकाल लिए, लिख लिए। अब टीचर उनसे कह रहे हैं कि यदि मैं एक 12 अंकों की संख्या, और उन्होंने 12 अंकों की संख्या लिख दी और पूछा कि इसको मैं 0 से गुना करूं तो कोई मुझे बिना गुना करे बता सकता है। तो कुछ बच्चों ने एकदम से हाथ खड़ा किया, हाँ जी ये भी 0 आएगा। क्यों, कैसे बताया बच्चों ने, क्या कारण, कैसे, और पहले टीचर में और इस टीचर में क्या फर्क है, और बच्चों ने किस प्रकार से उत्तर दिया, इसके बारे में कोई बताए। सर बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया और एग्जांपल दिए। बच्चों ने अपने थिंकिंग के हिसाब से रूल फॉर्मेशन कर लिया। बहुत बढ़िया। बच्चों ने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, बच्चों ने रूल फॉर्म कर लिया अपने आप, ऑब्जर्वेशन से, जी सर, एनालिसिस से। उन्होंने, बच्चों ने ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बेस पे उन्होंने रूल फॉर्म कर। जबकि पहले वाले टीचर ने क्या किया, किसी संख्या को 0 से बनाया, लिख के दिया। तो उसने बच्चों को क्या ट्रीट किया और दूसरे टीचर ने कैसे ट्रीट किया, ये बताइए। क्या क्या फर्क था दोनों में, पहले ने क्या ट्रीट किया बच्चों को। सर फर्स्ट ने तो उनको क्रैम करवाया है दैट 0 इज व्हेन 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आएगा। बट सेकंड टीचर, हाँ जी, सेकंड टीचर ने उन्हें जर्नलाइज करने के लिए पहले चैलेंज दिया, स्टेप बाय स्टेप। जब उन्होंने 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया 0 को तो 0 आया, सेकंड 2 डिजिट्स वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तभी भी 0 आया, 3 डिजिट्स वालों को मल्टीप्लाई किया तभी भी 0 आया। एंड देन दे जर्नलाइज दैट भी 12 डिजिट्स के नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो भी हमारा आंसर 0 आएगा। सोचने के लिए बात देखिए, बच्चों को स्वयं अपने आप उस नियम को बनाने का, सोचने का मौका दिया दूसरे टीचर ने, जबकि पहले टीचर ने केवल उसको एक याद करने का मौका दिया। तो पहले वाले टीचर ने बच्चे को मशीन समझा, उसमें प्रोग्राम डाला, जबकि दूसरे टीचर ने बच्चे को सोचने का, स्वयं नियम बनाने का मौका दिया। चलिए अब मैं एक और उदाहरण देने से पहले, नियम बनाने का एक मैं और बातचीत करना चाहता हूँ रुचि के ऊपर। बच्चे मोबाइल सीख जाते हैं अपने आप, कोई सिखाता नहीं। और मेरा क्या हुआ, एक बार का अनुभव है कि एक बार जब शुरुआत में मोबाइल में व्हाट्सएप चला तो किसी ने मुझे कहा कि ये जो फाइल मैंने भेजी है इसको ईमेल कर दो। अब व्हाट्सएप से ईमेल करना मेरे को नहीं आ रहा था, तो मैंने किसी साथी से पूछा कि भाई कैसे ईमेल करें। तो अब हैरान होंगे, उस साथी ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया और एक एक स्टेप मुझे बताया, और मैंने वो समझकर और वैसा ही एक प्रैक्टिकल एक मेल मैंने कर दी जिसको मुझे कर दी। लेकिन दूसरी ओर एक बच्चा जिसके घर में मोबाइल, पिताजी मोबाइल देते नहीं,
कोई गाना चलाना सीखना चाहता था या कोई खेल खेलना चाहता था, पिताजी से छुप छुप के मोबाइल उठाया और रात रूत को या जिस भी टाइम मिला उसने वो गाना या वो खेल चलाना सीख लिया। हैरान होंगे, वो 15 दिन तक पिताजी बाहर चले गए, 15 दिन बाद आए तब भी उसको वो भूला नहीं। वो फिर भी गाना 1 सेकंड में उसने ऑन कर दिया, या वो खेल 1 सेकंड में खेल लिया। अब आप बताएं, मैं भूल गया जबकि मेरे को किसी ने समझाए थे सारे स्टेप, एक एक चीज समझाई थी, मैं भूल गया। लेकिन वो बच्चा जो उसने उसको किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, उसने खुद ही खेल ढूंढा, फिर भी वो भूला नहीं, जबकि मैं भूल गया, मुझे अच्छी तरह से समझाया था। तो क्या फर्क है, खुद एक्सप्लोर मुझे किया समझाया, था। मैं भूल गया, उसको किसी ने समझाया नहीं, उसने खुद ही ढूंढा, वो नहीं भूला। सर उसने रूल खुद एक्सप्लोर किए थे तो उसको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता थी। उसने खुद एक्सप्लोर किया था, उसने हर चीज को खुद ढूंढा था, नियम खुद बनाया था, लर्निंग इसलिए बाय वो नहीं डूइंग। भूला। और मुझे किसी ने समझाया था। ध्यान दीजिए इस बात को, क्लासरूम में अपने परिप्रेक्ष्य में देखिए कि हम बच्चों को समझाते हैं, हम बच्चों को बतलाते हैं, हम बच्चों को सॉल्यूशन देते हैं, बच्चे याद कर, वो चीजें याद कर जब हम सॉल्यूशन देते हैं। और बच्चे जब खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो बच्चे सीखते हैं। तो सीखना और याद करना ये अलग अलग हैं, इस पे आप फोकस करें। हमें याद नहीं कराने, हमें रट्टे नहीं मरवाने, हमें उनको सीखने का मौका दें। तो जिसमें रुचि है, अच्छा, मोबाइल क्यों सीख जाता है अपने आप? कोई बताएंगे मोबाइल क्यों अपने आप सीख जाता है? क्लास में ऐसा क्या है जबकि सिखाने पर भी नहीं सीख पा रहा? बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है सर मोबाइल चलाना। वहां एक तो उसे इंटरेस्ट है, रुचि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आज, रुचि बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो सबसे पहले तो रुचि ही है, और क्या कारण है? एक आजादी भी है, वो मोबाइल पर किसी भी तरीके से कोई भी बटन चालू कर सकता है, कोई भी बैक है, ये है, सारी तरह की उसे आजादी रहती है मोबाइल में। ये क्लासरूम ध्यान में नहीं दीजिए है। इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आजादी है। क्लास में टीचर ने एक तरीका कर रखा है, वही तरीका करना है। यहाँ बच्चे को आजादी है, बच्चा सोच सकता है तो वो किसी भी तरह से कोई भी बटन दबा के ट्राई करता रहता है, आजादी है। कोई टाइम बाउंड नहीं है, वहां क्लास में हमेशा टाइम बाउंड होगा, कोई आजादी नहीं होती, एक ही तरीका करना होता है, आजादी नहीं है। और तीसरा, गलत होने पर मोबाइल में आपने कहा कोई बटन दबा लेता है, बटन गलत दब गया, कोई बात नहीं, अगला बटन दबाया, नहीं गलत दब गया, फिर अगला दबाया, नहीं हुआ ठीक, फिर अगला दबा दिया। उसको गलती होने का जरा भी अफसोस मन में नहीं आता, कोई ऐसी भावना नहीं आती। क्लास में होशियार बच्चे हों या मीडियम बच्चे हों या कैसे भी बच्चे हों, कोई गलत होते ही एक भावना जरूर उनके मन में। यहाँ कोई डर नहीं है। तो हमें क्लास में ऐसा वातावरण बनाना है कि गलती होना एक नॉर्मल हमारे प्रोसेस का पार्ट है सीखने का। लर्निंग में गलतियां होंगी, हमेशा होंगी, हमें उन गलतियों को सीखना है, गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। गलतियां बहुत नॉर्मल बात है। गलतियों का ये भी हम पक्का कह सकते हैं कि गलतियां जो हैं वो अभी हमने कोई काम किया और हमसे नहीं हुआ तो आज नहीं हो रहा, लेकिन आगे हो जाए, ये पक्का है। तो गलतियों को, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं फिनलैंड का। फिनलैंड हमारे दुनिया में एक जानी मानी एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स एजुकेशन में काफी आगे चल रहे हैं। पीसा के टेस्ट में कोरिया, चाइना, जापान और ये फिनलैंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया उसमें कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। पीसा का आपने सुना होगा जरूर, एक इंटरनेशनल बेंचमार्क टेस्ट है जिसके बेस पर हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों की हमारे किस तरह के हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो विज्ञान गणित में होता है ये। और इसमें मैं बात करूं तो फिनलैंड का मैं उदाहरण दे रहा था। फिनलैंड में टीचिंग लर्निंग का एक एग्जांपल मुझे एक बार एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ने को मिला कि एक टीचर क्लास में आया 6th या 7th में, तो उसने आके क्लास में अनाउंस कर दिया भाई आज ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये तुम्हारे को इसके प्रश्न नहीं हो पाएंगे,
पहली बार में तुम नहीं कर पाओ। तो अब टीचर ने अनाउंस करा, तो आपको क्या लगता है कि क्लास में कोई टीचर आगे ऐसे ही कहता है कि तुम्हारे को नहीं आएगा पहले? इससे क्या फायदा या क्या नुकसान है, एक बार आप चर्चा करें कि भाई टीचर ने ऐसा क्यों अनाउंस किया और उससे क्या फायदा या क्या नुकसान है? कई बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि करने की, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आ गई बच्चे के अंदर कि भाई पता नहीं क्या है इसमें, और देखेंगे भाई हम तो, और हो सकता है उसको चुनौती के रूप में भी ले लें कि भाई सर कह रहे नहीं और हम तो करके माने, तो ऐसा भी हो सकता है। और जिज्ञासा तो बनी गई कि पता नहीं क्या है इसमें, देखना पड़ेगा। चलिए, और दो रीजंस हो सकते हैं कि साइकोलॉजी आपने उसके बच्चे की गिरा दी, मनोविज्ञान से उसको पहले ही डरा दिया, बच्चा अगर सीखना भी चाहे तो नहीं सीख पाएगा। दूसरा, टीचर हो सकता है खुद जज करना चाहता हो, देखना चाहता हो कि इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, कि मैं इजी चीज भी हो सकता है कि बच्चा समझने से ही डर गया और सीखने की कोशिश भी ना करे। दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसके। तो अगर हम पहले किसी चीज को नेगेटिव डिक्लेयर कर देंगे तो चैलेंज भी ले सकता है उसने बच्चा, टीचर ने, चलिए ठीक है, टीचर ने केवल ये कहा कि पहली बार में नहीं कर पाएंगे, आगे कर लेंगे। तो उसने ये कहा कि पहले दिन नहीं कर पाएंगे। बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई ना उनसे जी। बच्चों में ना आने का जो डर है या ना आने का जो डिससेटिस्फेक्शन है वो नहीं होगा कि हाँ 2 बार में आएगी चीज। बहुत बढ़िया। ये भी एक जो फेल्योर का डर है ना, वो हमें कैसे हटाना है बच्चों के दिमाग से, इसके लिए हम बच्चों को तैयार ही नहीं करते। हम बच्चों को फेल होना एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। हम जीवन में, जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो बहुत जगह हम अपने कार्य को नहीं कर पाते, फेल होते हैं। तो हमारे मन में वो हीन भावना या एक कॉन्फिडेंस लो होना, वो क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, चाहे परिवार के हैं चाहे स्कूल के हैं, फेल होना, किसी कार्य में सफल ना होना एक जीवन के हिस्से हैं। इस कार्य में सफल नहीं हुए या अभी सफल नहीं हुए, कल हो जाएंगे। ये भावनाएं हमारे मन के अंदर भर जानी चाहिए। हमें इस बात को बच्चों के अंदर लेके आना है कि फेलियर या कोई चीज हमारे से हल नहीं होगी, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं हो सकता ना हो, आज ना हो तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी। तो ये भी हमें देखना है बच्चों के अंदर। बिल्कुल सही कहा कि कोई भावना नहीं आएगी कि भाई नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो उनके अंदर जो गलती की या उसकी भावना, वो बिल्कुल डर खत्म हो गया। तो गलती, अगर सर को क्वेश्चन दिखाने जाएंगे तो गलत होगा, तो कोई डर नहीं है क्योंकि सर ने तो पहले कह रखा है कि भाई आज नहीं होगा। तो एक तो वैसे गलत होना और एक कहकर गलत होना, दोनों में बच्चे के कॉन्फिडेंस को कौन सा मजबूत करेगा, ये आप सोच सकते हैं। चलिए अब मैं बात कर रहा था रूल बनाने की, तो मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि जैसे कक्ष में अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो अगर हमें इंट्रोड्यूस करनी है, तो एक बार कोई साथी बताए कि कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में। सर एचसीएफ मेथड सर अप्लाई करके। क्या क्या बताइए थोड़ा सा सर। जैसे ना हिंदी में भी, जैसे सर भाज्य बराबर है भाजक, गुना में भागफल प्लस शेष, डिविजर डिविडेंड, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक तो ये है, और बोलिए शाबाश बोलिए। सर सबसे पहले अपन सिंपल प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, उदाहरण लेके चलेंगे सर। उदाहरण से फिर उनका जो हमारा ये रूल है डिवीजन का वो बताएंगे, उसके बाद फिर कर दिया तो 5 थी अपने, शेष आ गया और 3 हमारा आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, 5 भाजक है और वो डिवाइजर है और डिविडेंड। ये सारे टर्म्स बता दिए। और इसमें हमने ए बी सी और आर और क्यू बता दिया। ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये क्यू है, और ए प्लस आर। इसके अलावा कुछ और तरीका तो देखिए, एक टीचर ने क्लासरूम में आए और एक 17 को 5 से भाग किया, बता दिया भाई ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये a इज इक्वल टू बी। ये 2 नंबर थे 17 और 5, तो a हमारा 17 है, b हमारा 5 है, तो a इज इक्वल टू 5 गुणा 3 जमा 2, 17 बराबर 5 गुणा 3 जमा 2। तो ये हमारा जो है इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये वेयर r is less than 0 is less than r is less than 1, 0 is less than equal to r is less than 1 and q is 0।
तो ये 4-5 बातें जो है हम उसको बता दी और टीचर ने ये ओवर कर। ये तो एक टीचर ने क्लासरूम में किया। अब दूसरे टीचर ने इसी टॉपिक को कैसे हैंडल किया, मैं एक बार आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उस टीचर ने क्या किया, क्लास में आए तो आते ही कहा भाई कोई थ्योरम या कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा भाई चलो भाई भाग करो, जैसे 17 को 5 से ही भाग कर दिया। उसने क्या किया, पहले 17 को 5 से भाग कराया, फिर बच्चों को कहा कि एक टेबल बनाई और जैसे 17 ए है, 5 इसमें बी है, फिर Q हमारा 3 आ गया और R हमारा 2 आ। फिर उन्होंने कहा अच्छा 18 को 5 से भाग करिए, उसके भी इसी तरह से लिखिए। तो 18 को भी लिख दिया, 3 क्वोशंट 3 रिमाइंडर और बाकी सारी चीजें। फिर 19 को, फिर 20 को, 21 को, 22 को, 23 को। तो उन्होंने लगातार 7-8 संख्याओं को 5 से भाग और लिखवा दिया। सबके रिमाइंडर लाइन में आगे, 17 में 2, फिर 3, फिर 4, फिर दोबारा 0, जब 20 से करा तो 0, फिर 21 को करा तो 1, 22 को करा तो 2, 23 को करा तो 3, इस तरह से वो पूरा टेबल बना। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे करो, अब 6 को अब इन्हीं संख्याओं को 6 से भाग करो। तो अब बच्चों ने पहले 5 से भाग करके वो टेबल बनाई, फिर 6 से भाग करके वो टेबल बनाई। तो अब बच्चों को कहा कि अच्छा देखिए दोनों टेबल के अंदर क्या लग रहा है आपको, क्या चीज नई लग रही है, रिमाइंडर में क्या खास चीज लग रही है। पहले तो बिना रिमाइंडर के पूछा, तो बच्चों ने ऑब्जर्व किया रिमाइंडर के बारे में कि जब 5 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, फिर इस तरह से और भी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से रिपीट हो गया। तो सर ये रिमाइंडर तो कभी 5 से बड़ा नहीं आ रहा, ये बच्चों की ऑब्जर्वेशन आएगी। फिर 0 भी आ रहा है। तो रिमाइंडर में और जो डिवाइजर है उन दोनों में क्या रिलेशन है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस आता है। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन, ये पहले ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली। फिर क्वोशंट के बारे में सर टीचर ने क्या किया, भाई सभी बच्चे 127 को 5 से भाग कर, तो कितना क्वोशंट आया 25। हाँ भाई रमेश तुम्हारा कितना है 25। हाँ भाई सुरेश तुम्हारा कितना है 25। हाँ भाई राहुल तुम्हारा कितना है 25। सारी क्लास का 25। भाई किसी का अलग आया नहीं 25। फिर उन्होंने कहा किसी और को कि इसी तरह से 2-3 संख्याओं को भाग कराया तो सबका क्वोशंट एक जैसा ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्वोशंट हमेशा यूनिक। तो जो कंडीशंस जो हमें लिखनी थी वो ऑटोमेटिक हमने बच्चे को खुद ही जनरेट करवा दी। बच्चे ने जनरलाइज किया, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और वो रूल ढूंढ लिया और A इज इक्वल टू BQ + R कर दिया। तो देखिए पहले टीचर ने किस तरह से डील किया और दूसरे टीचर ने किस तरह से डील किया। तो आप जरूर एक बार मुझे बताएं कि क्या फर्क है दोनों का। सर जो आपने सेकंड टेक्निक बताई वो ज्यादा इफेक्टिव है सर, उसमें से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बच्चे। सर रूल फॉर्मेशन। सर फर्स्ट टीचर ने रूल टू एग्जाम्पल फॉलो किया और सेकंड ने एग्जाम्पल टू रूल फॉर्मेट किया। तो हमें नॉन टू अननोन की ओर जाना है। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए हमेशा नॉन टू अननोन। तो ये जो सेकंड टीचर है उसने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो की है। पहले वाले ने बैंकिंग मॉडल, सीधी सूचना दे दी एकदम, ये सूचना है याद कर लो। बच्चे मशीन है, दिमाग में रख लिया और लॉकर में बैठा लिया और भाई जब जरूरत होगी तो निकाल। तो एक तो बच्चे के अंदर सूचना डाल दी, बच्चे ने उसको रख लिया दिमाग में और जब जरूरत पड़ी निकाल दिया। रट्टे मारकर भी 100 में से 100 नंबर ले लेते हैं। दुनिया में 3 तरह की मेथोडोलॉजी, 3 तरह के प्रोसेस चल रहे हैं मैथमेटिक्स टीचिंग में। एक है एल्गोरिथम, जिसमें हम बच्चों को केवल मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो मेमोराइजेशन पे, हमारी कंट्री उनमें से एक है जो पिज्जा में परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो मेमोराइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। एक दूसरा है रिलेशनल। रिलेशन में क्या होता है कि जितना बच्चा जानता है उसको जो चीजें नहीं जानता, जहां तक जाना है उसमें रिलेशन ढूंढकर और उसको आगे बढ़ता है। और तीसरा है सेल्फ मॉनिटरिंग, वो खुद ही डिसाइड करता है कि इसको क्या आता है और क्या नहीं आता और वो स्वयं करके और उसको समझता है।
तो ये जो जापान, कोरिया जो पिज्जा में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेकंड और थर्ड टेक्निक को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टेक्निक नहीं यूज कर रहे। वो इंडिया में, बहुत सारी कंट्रीज में जहां मेमोराइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, इसी वजह से आज इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा तो मेन टास्क ही मेमोराइजेशन रह गया। हम केवल याद करके, रट्टे मार के, एग्जाम्पल्स कर करके, प्रैक्टिस कर करके, उसमें प्रैक्टिस कर करके इतना हम अभ्यास कर लेते हैं कि हमें वो चीजें याद हो जाती हैं, और याद हो जाती हैं तो वो चीज आ जाए तो एग्जाम में कर देंगे, हट के आ गया, कुछ नया आ गया, वो हम नहीं। तो फोकस करना है हमें बच्चों को अपने आप करने का, नए नए प्रश्न देने का। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज पोलिया को आपने सुना होगा। पोलिया ने ये स्टेटमेंट, मैं भी कई जगह पढ़ता हूं, तो लिखा है कि भाई जो रिपीटेड क्वेश्चंस को बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, एक जैसे क्वेश्चन का अभ्यास कराते हैं, वो बच्चों की क्रिएटिविटी को किल करते हैं। भाई 15 जैसे ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, तो 700 का कितना है, 3 वर्ष का कितना है, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन दे दिए, या एरिया है उसके 10 क्वेश्चन दे दिए। वो बेकार है। जब तक क्वेश्चन में कुछ नया नहीं होगा, बच्चे को कुछ सोचना नहीं होगा, एक जैसे क्वेश्चन, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं हुआ। वो तो ऐसे कैसे प्रोसेस उसने याद कर लिया, सेम प्रोसेस अप्लाई कर दिया। तो जब तक सोचना नहीं होगा, मैथमेटिक्स नहीं है, और मैथमेटिक्स नहीं है तो हमारी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। थिंकिंग डेवलप कब होगी? जब हमें चुनौती मिलेगी, नई चीजें सोचने को मिलेंगी, तभी मैथमेटिक्स होगा। वैदिक मैथमेटिक्स जो आप कर रहे हैं, जब तक उसमें तर्क नहीं है, आप देखेंगे आपको हर कैलकुलेशन का हर उसका तर्क है साथ, लॉजिकल वो है, तभी आप उसको कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि ट्रिक्स दे रखे, ट्रिक्स के साथ लॉजिक भी है, तभी वो अप्लाई होती है। तो आप हर चीज में लॉजिक बच्चे को ढूंढने का मौका दें, बच्चे को तर्क करने का मौका दें, ऐसा हमें सोचना चाहिए। चलिए, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आप में से किसी को अब तक मैंने जो बात की है उसके बारे में कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं, पहले वो बताइए, और कुछ टेक अवे आपको इस सेशन से क्या लगे वो आप मुझे बताइए। पहले तो कुछ आपके क्वेरीज हैं, कोई बात है आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। इसमें आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी भावनाएं, बच्चे की भावनाएं एक महत्वपूर्ण चीज है, और ये बड़ी अच्छी बात है सर। चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि उन बच्चों को जो पढ़ाते हैं टीचर्स, उनकी भी एक भावना होती है, परंतु डिपार्टमेंट ने टीचर्स को तो मशीन की तरह यूज किया है, और मशीन फिर बच्चों को क्या भावनाएं दे सकती है। आप मेरे से एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, आप मेरे से क्लासरूम की मैथमेटिक्स को किस तरह से डील करना है उस पर चर्चा करिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, मैं उसको नहीं बदल सकता। सर टीचिंग के बारे में, चलो इसमें टीचिंग के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं सर। सुनिए, टीचिंग के बारे में बात करें कि अभी आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, वर्ल्ड में एक उसको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। यस सर। उस 15 साल पहले उसने वो स्कूल ज्वाइन किया, वहां बच्चे स्कूल नहीं आते थे, बच्चे गरीब थे, सब कुछ था। उस बच्चे ने अकेले ने, उस टीचर ने अकेले ने ही, चाहे उसने किसी से रिसोर्सेज जुटाए थे, लेकिन उस अकेले ने स्कूल के अंदर जो QR कोड आज हमारी किताबों में लागू हुए हैं, वो उस टीचर ने सोचे, और उसने वो रिसोर्सेज बनाए और वो बच्चों को उपलब्ध कराए। तो ठीक है, कमियां हैं, सिस्टम में कमियां हैं, हमें तो ये देखना है कि मैं एज ए टीचर अपने आप को जो सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हैं उसमें मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। सिस्टम देखिए, सड़क पर कितने ही कांटे फैले पड़े हैं, रोड, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, हमें तो जूते पहनने हैं। हम अपने आप को बचा के रखें, अपने कार्य को बेहतर करें। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो बदलने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने कोशिश की होगी, कितने लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे कहा मैं भी हो सकता है कोई कोशिश करूं, लेकिन वो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें समय लगेगा, कितना लगेगा। आज की परिस्थिति के अनुसार मैं क्या कर सकता हूं, हमें केवल उस पर विचार करना। और मेरे से प्लीज अब इस सेशन में गणित से संबंधित कोई प्रश्न है आप पूछिए,
एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे को लिखिए, डिपार्टमेंट को लिखिए, एक रिटर्न में स्टेटमेंट दीजिए, चर्चा में मत लाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप किसी भी थ्रू, यूनियन के थ्रू, किसी और के थ्रू चर्चा में लाइए, रिटर्न में भेजिए, ताकि उस प्रॉब्लम पर विचार करें। थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार। सर काफी टाइम हो गया था कि बच्चों के लिए मोटिवेशन वो सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन आज हमें जो मोटिवेशन मिला वो अच्छा लगा कि आप लोग से सुन के कि हम भी मोटिवेट हो गए। एक्चुअली में काफी टाइम हो गया था, किसी वो होता है ना कि टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए, हमेशा नेगेटिव बातें चारों तरफ से आती रहती हैं। तो आज बड़ा अच्छा लगा सुन के, और काफी मतलब एनर्जी भी आ गई है, लग रहा है कि अब और भी अच्छा क्लास में होगा। चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बट और कोशिश रहेगी सर। बिल्कुल आपने जो अच्छे सुझाव दिए हैं उनको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। और अच्छा लगा सर, टाइम टू टाइम इस तरह की मोटिवेशनल चीजें मिलती रहे तो अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई साथी कोई बात कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें मेरे से मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के रिगार्डिंग? नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे 8वीं पास करके बच्चे आते हैं 9th क्लास में, तो बहुत से बच्चे सर ऐसे होते हैं उनको ढंग से काउंटिंग भी नहीं आती, हिंदी पढ़ना नहीं आता सर, तो उनको सवाल पढ़ने ही नहीं आते, तो उन बच्चों को सर कैसे आगे बढ़ाया जाए सर 9th क्लास से? आपको एक नंबर दे दूंगा, उस फरीदाबाद में टीचर हैं, उन्होंने एक्चुअली ये बिल्कुल आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उनके सामने आई थी। उन्होंने 1.5 महीना पहले 9वीं क्लास का कोई सिलेबस नहीं कराया। उन्होंने बच्चों को पहले बेसिक जो चीजें 9th में उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें चाहिए थी, उन्होंने 2 महीने, 1.5 से 2 महीने शुरुआत के उसी चीज में लगाए, और फिर उसके बाद उनको 9th के चैप्टर डील किए, और उतना ही पार्ट डील किया जितना पार्ट वो बच्चे ले सकते थे। जी सर, प्रोवाइड करवाना सर मुझे नंबर सर। हाँ, मैं नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप बात करना उनसे कैसे उन्होंने डील किया। चलिए, धन्यवाद सभी का। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास रिटर्न में भेज सकते हैं, हमारी SCERT की मेल है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं लिख के, और चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।